डिलिबरेटली फिर वैसा किया डिजाइन भी। बिल्कुल 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 बिल्कुल। तो फिर अभी ऐसा अभी था, भी अभी लुक अच्छा है। अभी चुनाव के पहले मुझे मूंछ रखनी थी किसी रोल के लिए। अच्छा वो एक डॉक्यूमेंट्री थी तो उसमें संजय गांधी जी का रोल था। अच्छा। क्या बात। हाँ, तो वो उस समय मूछें मतलब रखी हुई थी, फिर बीच में कुछ एक और भी थोड़े मेरा ड्रामा था, तो तब कहा कि यार मूछें कंटिन्यू रहने दो अभी, तो फिर तब से काफी समय से है। अदरवाइज तो दाढ़ी मूछ वैसे ही नहीं रखता मैं। और प्रज्ञा जी, ये इनका पहला हिंदी नाटक है। नमस्ते अभिजीत जी। आप नमस्ते पहला हिंदी मैडम। नाटक ना आपका? नहीं सर, हिंदी का तो पहला नहीं था। क्या आप बता रहे थे ना लेकिन कुछ? हाँ। सौभाग्य ये रहा कि सर राइटर और डायरेक्टर एक साथ मिल पाना बहुत कम हो पाता है। तो मतलब आप भी अवेलेबल थे जिसमें पूरा ऐसा पोर्ट्रेट ऐसा हिमांशु हिंदी। हिमांशु जी ने पूरा पोर्ट्रेट किया है आपके किरदार को पूरी तरह से, जी एक सर, एक जी शख्स को। जी सर। वो भी अच्छा प्रज्ञा जी, वो मेरे पास वीडियो किसी और में इस्तेमाल करेंगे हम, कि जी बिल्कुल बिल्कुल। किस तरह से हिमांशु जी ने जो बाप रे तैयारी करवाई, एक एक किरदार को, एक एक स्टेप, डांस का अलग, म्यूजिक का अलग, जो गाने हैं वो गाने वही बनते थे। आप ये देखो, मैंने फैक्ट्री देखी, फैक्ट्री कि कैसे क्या कुछ होता है, मुझे तो जी बहुत तो अच्छा लगा। पवन जी आइए हम अपना आज का ये कार्यक्रम यहाँ से शुरू करते हैं। ओके जी। जी बिल्कुल। और मैं हमारे आज के मुख्य अतिथि हैं पवन सक्सेना जी। तो उनसे कार्यक्रम के शुरुआती चरण में उनके बारे में बताते हुए हम चंबल का शौर्य के बारे में बातें करेंगे। और पवन सक्सेना जी के साक्षात्कार के साथ-साथ हमारे साथ हमारे आज के सभी अतिथिगण जो जुड़े हैं, उनसे एक-एक करके हम पवन सक्सेना जी के बारे में वो क्या कहना चाहते हैं, ये भी जानेंगे और साथ में चंबल का शौर्य नाटक में उनकी क्या भूमिका रही और इस यात्रा में उनका क्या योगदान रहा, इस पर हम एक-एक कर उनसे भी बातें करेंगे। तो आइए हम आरंभ करते हैं आज का शतदल रेडियो का ये कार्यक्रम। मैं प्रज्ञा मिश्र मुंबई से हमारे सभी दर्शकों का बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और नमस्कार सभी को। इसके बाद ये कार्यक्रम यहाँ से हम रिकॉर्डिंग इसकी शुरू कर रहे हैं। ओके। शतदल रेडियो के सभी श्रोताओं को प्रज्ञा मिश्र का प्यार भरा नमस्कार। आज शतदल रेडियो पॉडकास्ट में हमारे साथ मौजूद हैं हमारे अतिथि श्री पवन सक्सेना जी। इस कार्यक्रम की शुरुआत आइए हम करें पवन सक्सेना जी की शख्सियत के बारे में जानते हुए। और आज पवन सक्सेना जी के साथ मौजूद हैं हमारे साथ उनकी ये किताब चंबल का शौर्य, जिसका जश्न हम यहाँ आज मनाने जा रहे हैं। पवन सक्सेना, ऑथर चंबल का शौर्य। इसी नाम से इनको जानना हुआ अभी पिछले ही कुछ दिनों पहले। शतदल रेडियो पर ये हमारा सौभाग्य है कि हम इस किताब की चर्चा और हमारे आज के मुख्य अतिथि पवन सक्सेना जी के बारे में यहाँ जान रहे हैं, उनसे बातें करने जा रहे हैं।
चंबल का शौर्य एक नाटक है जिसकी पांडुलिपि को मध्य प्रदेश से साहित्य अकादमी अवार्ड भी मिल चुका है और इसकी यात्रा यहाँ पर आज जब हम इसके बारे में बातचीत कर रहे हैं तो इसमें हमसे इस नाटक से जुड़े अन्य लोग भी यहाँ पर शामिल हैं जिनसे इस किताब के बारे में और पवन सक्सेना जी के बारे में जानना बहुत ही हर्ष का विषय है। दर्शकों, श्रोताओं, संगीत की नगरी ग्वालियर, जिसे यूनेस्को ने क्रिएटिव सिटी म्यूजिक का दर्जा दिया है, महान संगीतज्ञ तानसेन की उसी ग्वालियर से वास्ता रखते हैं आज के हमारे मेहमान, साहित्य अकादमी पुरस्कृत श्री पवन सक्सेना, जिन्होंने स्कूली शिक्षा के साथ साथ आकाशवाणी के बालकुच कार्यक्रम और दैनिक भास्कर के बाल भास्कर क्लब के माध्यम से कला को अपने अंतःस्थल में आरोपित किया। पढ़ने के शौक की वजह से बचपन से लाइब्रेरी से अच्छी दोस्ती थी। बाल दिवस यानी 14 नवंबर को जन्म लेने वाले पवन उस वक्त की चंदा मामा, लोटपोट, सरिता, कादम्बिनी, धर्मयुग के दीवाने थे। प्रदेश स्तर की प्रतियोगिता नई दुनिया प्रतिभा खोज में आपको अभिनय श्रेणी में प्रथम पुरस्कार मिला और उसी वर्ष राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय की कार्यशाला प्रशिक्षित होने का वहां से कार्यशाला में प्रशिक्षित होने का अवसर मिला। ग्वालियर, भोपाल और दिल्ली के कई नाट्य संस्थाओं में काम करके आपने मुंबई की ओर रुख किया। मुंबई को अपनी कर्मस्थली बनाकर आपने कई जाने माने हिंदी धारावाहिक जैसे सावधान इंडिया, क्राइम पेट्रोल, संत नारसी, नो अबाउट नॉन के अलावा रियलिटी शो डांसिंग स्टार का भी लेखन कार्य किया। राष्ट्रीय नाट्य विद्यालय शिविर से प्रशिक्षित पवन सक्सेना जी को आकाशवाणी, दूरदर्शन एवं कई सामाजिक संस्थाओं द्वारा उत्कृष्ट कार्य के लिए सम्मानित किया गया है। नाट्य क्षेत्र में उत्कृष्ट योगदान के लिए बीकेसी इस्कॉन मुंबई द्वारा राधा कृष्ण उत्सव 2008 में सम्मानित किया गया। साहित्य अकादमी मध्य प्रदेश संस्कृति परिषद संस्कृति विभाग द्वारा पवन सक्सेना को वर्ष 2018 में कृति चंबल का शौर्य के लिए अखिल भारतीय नरेश मेहता पुरस्कार से सम्मानित किया गया। प्रस्तुत कृति चंबल का शौर्य बीहड़ों में डाकुओं के आतंक का पर्याय बनी चंबल की माटी की वास्तविक पहचान को विश्व पटल पर अंकित करने का प्रयास है, जो कि देश पर कुर्बान होने वाले अनेक गुमनाम देशभक्तों की कर्मस्थली रही है। चंबल का शौर्य, इसका उद्देश्य चंबल माटी के उन गुमनामी सपूतों को याद करना है जिन्होंने मातृवेदी के लिए अपना सर्वस्व न्यौछावर कर दिया। बहुत बहुत स्वागत पवन सक्सेना जी। और इसी के साथ मैं माइक आपको हैंड ओवर करती हूँ। क्या भावनाएं उमड़ रही हैं, क्या फीलिंग्स हैं आज आपके मन में, कृपया 2 शब्द कहें। जी धन्यवाद प्रज्ञा जी। सबसे पहले तो आपने बहुत ही अच्छे तरीके से इंट्रोड्यूस किया, परिचय कराया चंबल का शौर्य का, चंबल की गाथा का, और मेरा भी परिचय कराया। धन्यवाद। और ये मेरा सौभाग्य है कि मैं आपसे जो मुलाकात हुई वो भी एक संयोगी था कि चंबल से वो भी वास्ता रखते हैं। जहीर कुरैशी साहब, जिनका व्याख्यान माला था सांता क्रूज में, वो भी चंबल से ही वास्ता रखते हैं। और मुझे बुलाने वाले, मुझे आमंत्रित करने वाले जो वरिष्ठ पत्रकार हैं हरीश पाठक जी, वो भी चंबल से वास्ता रखते हैं। और ये सहयोगी कहिए कि उन्होंने कहा कि पवन जी अगर आपके पास समय हो और आइए, थोड़ा साहित्यिक चर्चा होगी, आइए। मैं वहां पहुंच गया और वहां जाने के बाद मुझे ऐसे दिव्य लोग मिले, यश मालवीय जी, नंद कुमार जी, और उन लोगों के बीच संचालन करते हुए रवि यादव जी ने जब मेरा नाम उद्घोषित किया कि भाई चंबल का एक काम और बड़ा अच्छा हो रहा है कि चंबल की पहचान को बदलने का प्रयास किया जा रहा है, जो वास्तविक पहचान है, उसके लिए मैं पवन सक्सेना जी को बुलाता हूं, तो मैं बहुत प्रफुल्लित हुआ। और यकीन मानिए उसके बाद मैं इस प्लेटफॉर्म पर आकर प्रज्ञा जी आपसे मिलकर और आपके इस प्लेटफॉर्म से मिलकर चंबल का शौर्य को और भी महिमा मंडित करके मैं बहुत खुश हो रहा हूं, क्योंकि ये बिल्कुल मेरा बच्चा जैसा हो गया है। रात दिन केवल इसी के बारे में सोचा जाता है और वो वेदना
मैंने भी महसूस किया, और इसमें जो हमारे साथ बैठे हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी, मेरा सौभाग्य आज वो भी जुड़ चुके हैं, उन्होंने भी महसूस किए, क्योंकि उन्होंने उस मिट्टी को आकार दिया है, उस पांडुलिपि को एक शेप दिया है, और जिसका रूप है चंबल का शौर एक नाटक के रूप में आ चुका है। तो इस तरह से ये एक, और उम्मीद बहुत है चंबल के शौर से, ये कि एक बार ये शुरू हो गया तो बहुत सारी सी चीजें हैं चंबल जी में। जी वहाँ की बहुत अच्छी कलाकृतियां हैं, वहाँ की संस्कृतियां हैं, जी जिनको भी हम ला सकते हैं, तो चंबल का शौर के पार्ट बन सकते हैं, ये मुझे नजर आ रहा है। और चंबल ही नहीं, जहां पर बिखरी हुई हमारी संस्कृति, उनको समेटने का प्रयास हम इसके माध्यम से कर सकते हैं। और जिस तरह से प्रोत्साहन मिल रहा है किताब लिखने पर, चाहे गवर्नमेंट का हो, चाहे दोस्तों का हो, मित्रों का, आप लोगों का, तो कहीं ना कहीं ये बात है कि कलम अब साहित्य की ओर मुड़ चुकी है। जो पहले जो काम था कि सीरियल्स लिखना है, फिल्म लिखना है, या वेब सीरीज के लिए लिखना है, लेकिन अब साहित्य के लिखने के लिए एक दौड़ शुरू हो गई है, ये एक क्या बात नयापन। क्या जी। बात है। बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए आपसे मेरा पहला सवाल है, चंबल के शौर्य की अवधारणा आपके दिमाग में कैसे आई? और चंबल के देशभक्तों की अनकही कहानियों पर प्रकाश डालने की प्रेरणा आपको कैसे मिली? अ, देखिए प्रज्ञा जी, क्या है कि हम लोगों को अक्सर एक भूमिका में एक बांध दिया जाता है कि आप ये हो। ग्वालियर के लोगों को, चंबल के लोगों का, और चंबल बेल्ट जो है उत्तर प्रदेश को भी छूती है, राजस्थान को भी छूती है, मध्य प्रदेश को भी छूती है। तो अक्सर जो भी चंबल के आसपास के लोग हैं, जो चाहे वो स्टूडेंट हों, चाहे वो काम करने वाले हों, जब भी बड़े शहरों में जाते हैं तो उन्हें एक चीज से गुजरना पड़ता है, अच्छा चंबल से हो, तो सामने वाला सचेत हो जाता है। घर भी किराए से लेना हो, मैं तो अपना भी बता रहा हूँ, दिल्ली वगैरह में, मुंबई वगैरह में जब हम लेते हैं और उनको दिखाते हैं, आजकल तो आधार कार्ड जब दिखाते हैं, उस पर वो एड्रेस देखते हैं, उन्होंने कहाँ के हो, मुरैना के हो, तो भैया फिर सामने वाला या तो बच के रहता है, या बोलता है नहीं हमारे मेहमान आने वाले हैं, आप घर खाली करो। तो चंबल की जो ये बात है, इसका पूर्व रंग में मैंने वो डाला है कि अभी भी इस चीज को लोग फेस करते हैं, अरे तुम तो चंबल से हो यार, जबकि चंबल की वास्तविकता बहुत कुछ और है। ये पता लगा जब मैं अपने कुछ टाइम के लिए ग्वालियर में रुका, तो वहां हमारे एक बड़े भाई जैसे हैं, अच्छे सोशल वर्कर हैं, अतुल अधुलिया जी। तो उन्होंने कहा कि क्या यार तुम जाते हो छुट्टियों में और आगे चले जाते हो, मतलब ये तो तुम्हारे लिए कुछ है ही नहीं कि ग्वालियर के लिए कुछ सोचो, कुछ लिखो। मैंने कहा भाई साहब, अब मैं तो यहाँ आराम करने आता हूँ, समय बिताने आता हूँ, ये सारे काम तो मुंबई में होते ही रहते हैं, भाग दौड़। बोला नहीं, कभी कभी सोचो, ग्वालियर के लिए भी कुछ सोचो, कुछ तलाश करो इसमें से। तो एक बात तो उन्होंने डाल दी थी। उसके बाद फिर मैं एक बार दिल्ली गया, तो वहां पर भी मुझे किसी ने, संस्कार भारती के जो हमारे अशोक तिवारी जी हैं, उन्होंने भी कहा कि पवन जी, हम जो पढ़ रहे हैं, हम जो देख रहे हैं, वही सच नहीं है। एज ए राइटर, एज ए थिंकर, हमारी ड्यूटी बनती है कि हम उन जड़ों को तलाशें जो कहीं ना कहीं दब चुकी हैं, गुमनाम है। ऐसे लोगों को तलाश करो, ऐसे किरदारों को तलाश करो जिनसे हम कुछ सीख सकें, कुछ समझ सकें। तो वो बात भी मेरे दिमाग में थी। तो ऐसा करते 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 चंबल को ढूंढते ढूंढते, पढ़ते हुए, कुछ किताबें हाथ लगी, कुछ बात बनी, और मैं किरदारों से मिलता गया। और एक शख्सियत से और मैं आपको रूबरू कराऊंगा, वो अभी आई नहीं है, वो हमारे प्ले में आई थी ग्वालियर में। मैं मुरार है, ग्वालियर से जगह हुई, मतलब उपनगर है मुरार, वहाँ हमारे दोस्त हैं हेमंत मिश्रा, वो भी मिश्रा ही हैं, देखिए मेरे बचपन का दोस्त है। तो वहाँ दो लोग आते थे, उनको बुआ जी बोलते थे लोग। और वो बात होगी कोई, मैं जब 9th 10th में पढ़ता तब की बात, कि वो बताती थी हमारे मौसा ऐसे थे, हमारे मौसा क्रांतिकारी थे। तो तब लोगों ने, तब तो हमने ध्यान बिल्कुल दिया नहीं उस बात के ऊपर, लेकिन जब प्ले कर रहा था, जब लिख रहा था मैं, तब मुझे सारी चीज याद आई। तो मैंने कहा वो किसी का जिक्र करती थी, फिर मैं उनसे आगे मिला, तो बोले वो गेंदालाल दीक्षित हमारे मौसा जी थे, जो चंबल के शौर्य के मेन किरदार हैं। तो फिर मैंने उनसे चर्चा की, और इससे फिर मुझे लगा, मैंने कहा उन लोगों से मिलना चाहिए भैया, मुझे तलाश करना चाहिए मुझे। तो फिर मैं, जो भी क्रांतिकारी लोग थे जिनका संपर्क ग्वालियर से था या इटावा से था,
या कहीं और से था, आसपास एरिया से था, उनसे मैंने मिलने की कोशिश की ताकि सच्चाई तो नजर आए, ये ना हो कि केवल मनगढ़ंत बात कोई कही जा रही है। तो वो थोड़ा मैंने रिसर्च किया, तो इस तरह से चंबल का शौर ये बन के आया सामने। किताब की यात्रा की तो बात बड़ी रोचक बताई आपने। यह किताब जो आपने लिखी है, चंबल के क्षेत्र में डकैतों की भावना या कहें कि बागियों का डर तो ये बना हुआ रहता है। लेकिन इस बहादुरी और जन कल्याण की भावना के साथ जो ये पूरा कार्य हुआ वहां पर, और उन बागियों को ही इस दिशा में बदला गया, जैसा कि हम इस किताब में पढ़ते हैं। तो इनको चित्रित करते हुए आपको क्या लगता है, आप कैसे बदल पाए ये धारणा? देखिए, धारणा बदलने का तो ये है कि सबसे पहले तो धारणा पंडित गेंदालाल दीक्षित ने बदली, जब उन्होंने देखा कि मैं अगर क्रांति की मशाल लेकर आगे चल रहा हूं तो मैं किन लोगों को जोड़ूं। तो उन्होंने पहले आम लोगों को जोड़ने की कोशिश की, जो वहां के, कि भैया धन बल जन चाहिए, लोगों को जोड़ना है। तो उन्होंने कोशिश की वहां के धनाढ़ी लोगों से मिलने की, तो धनाढ़ी लोगों ने तो कहा कि नहीं भाई, ये क्रांतिकारी वाली बात हमारे बस की नहीं, हम तो घर गृहस्थी पालने वाले लोग हैं। तो उन्होंने कहा फिर क्या किया जाए। तो उन्होंने सोचा कि क्यों ना इन लोगों से बात की जाए जिनको लोग बिल्कुल अछूत समझते हैं कि ये तो बागी हैं, ये तो डाकू हैं, ये तो लुटेरे हैं, लेकिन कहीं ना कहीं तो इनके अंदर दिल है ना। तो उन्होंने कहा कि दिशा इनकी बदल दी जाए तो दशा भी बदल सकती है। और इस तरह से उस वक्त के खूंखार डाकुओं से मिले, और उन डाकुओं में देशभक्ति की भावना को जागृत किया, जो कहीं ना कहीं थी उनके अंदर भी। क्योंकि वो बागी तब बनता है जब कोई ताकतवर आदमी किसी कमजोर पर प्रहार करता है, उससे उस पर दमन करता है, तो उसका विरोध करता है। और बगावत करने वाला, मुझे नहीं लगता हर वक्त गलत होता है। तो हमने चंबल की जो पहचान बदलने की निश्चित बात है, रिस्क तो था ही सही कि चंबल की जब बात करेंगे, इतनी बड़ी फिल्में आई हैं, चाहे वो बड़ी बड़ी फिल्में आई हैं, उसमें डाकुओं की महिमा मंडित की गई है, तो लोगों का सवाल पहले यही होता था कि चंबल में तुम क्या लाना चाह रहे हो। मैंने जब आने के बाद भी लोगों से कहा, तो लोगों ने ये बोला, अच्छा चंबल का शौर्य, किस डाकू की बात करना चाह रहे हो। तो चंबल के शौर्य में भी लोगों को लगता है ये डाकू तो नहीं थे, जिनको पता नहीं है, जो भी पोस्टर भी देखते हैं या फ्रंट कवर देखते हैं, तो बोला ये डकैत हैं क्या, पीछे खड़े हुए वो तो डकैत हैं, आगे जो है वो कौन है, डकैतों के गुरु है क्या। तो फिर उनको समझाना पड़ता है कि डकैतों के गुरु नहीं, देशभक्तों के गुरु हैं। तो इस तरह से फिर इनकी जो यात्रा रही है वहां पर क्रांतिकारियों की, चाहे वो चंद्रशेखर आजाद का जाना हो उस अंचल में, चाहे भगत सिंह की असेंबली में बम जो पहुंचा है उसका ग्वालियर से संबंध हो, चाहे वो जब ये लाहौर में जो इन्होंने जो किया था कांड, उसके बाद जब ये आए थे और अज्ञातवास काटा, तो वो भी ग्वालियर में काटा था। उस वक्त ग्वालियर के जो मैंने जिक्र किया है, एक हाईकोर्ट के सामने जो शॉप थी, दुकान थी, जी। उसका जिक्र किया है। उनका भी मैंने छोटे छोटे किरदारों को देखा है कि वो तो भूल गए। और एक इस किताब की एक बात है, खास तौर से मैंने उन क्रांतिकारियों को याद किया है। जैसे कोई शिक्षक है, तो शिक्षक ने क्रांति में भाग लिया, शिक्षक स्वतंत्रता सेनानी बना और देश आजाद हुआ, तो फिर वापस वो शिक्षक बन गया। अगर डॉक्टर था, डॉक्टर सदानंद थे, उन्होंने उन्होंने स्वतंत्रता सेनानी बनकर काम किया, लेकिन जब देश स्वतंत्र हुआ तो फिर अपने काम में चले गए। ऐसे में जो सही क्रांतिकारी थे, जो सही देशभक्त थे, वो तो आए नहीं, वो लाइमलाइट में आए नहीं, वो तो गुमनाम रहे। और चंबल का शौर्य नहीं, और भी कई किताब लिखने का मेरा उद्देश्य यही होगा कि मैं उन गुमनाम लोगों को, जिनके जिनके सहयोग से, जिनकी शहादत से हम लोग स्वतंत्र हैं और जी रहे हैं, उनको उनका सम्मान मिले, वो मुकाम मिले। ये बहुत जरूरी है, और ये हर राइटर के लिए जरूरी है, हर थिंकर के लिए जरूरी है कि उनको याद करें, उनको उस मुकाम तक पहुंचा, उन्हें सम्मान दें। इसमें वो भूत वाली जो स्टोरी है, जो चंद्रशेखर आजाद पीटने लगते हैं कंबल में कुछ जी बांध जी करके, और पता चलता है कि वो बच्चे हैं, तो जी वो जी जी। इंसिडेंट कैसे पता चला आपको? अब वो इंसिडेंट एक्चुअली क्या है कि कहीं मैंने पढ़ा और फिर मैंने पूछा भी। हुआ क्या है कि जो भगवान दास माहौर एक क्रांतिकारी हुए थे, और ये ये पूरी इनकी योजना थी कि भाई ग्वालियर वो जगह है जहां पर अंग्रेज कम पहुंच पाएंगे, क्योंकि सिंधिया जी का वर्चस्व है, सिंधिया घराना है,
तो अंग्रेजों को लगता था कि यहाँ तो सेफ है सारा मामला, और झांसी से भगवान दास माहौर, गजानन पोद्दार और सदाशिव, इन 3 लोगों को जानबूझकर विक्टोरिया कॉलेज, जो आजकल महारानी लक्ष्मीबाई विश्वविद्यालय है, है, वहां पर इनको बुलाया गया और वहां उनका एडमिशन करवाया गया, जिसमें हमारे अटल बिहारी वाजपेयी जी भी पढ़े हुए हैं, बड़े बड़े दिग्गज लोग पढ़े हैं उस कॉलेज में। विक्टोरिया जी कॉलेज बहुत नामी है। तो वो जी वहां रहते थे, तो इन लोगों को जानबूझ के वहां रखा गया ताकि हम सारी गतिविधि कर सकें, और वहां क्रांतिकारियों की योजना बन सके। तो एक कमरा उनको दिया गया, छात्रावास में रहते थे। और पंडित जी, जो चंद्रशेखर आजाद जी जब घूमते रहते थे उस वक्त, क्योंकि काकोरी कांड के बाद भी इनको पकड़ा नहीं गया, इनको पकड़ तो कोई पाया नहीं, ये भेष बदलते रहे और भागते रहे, दौड़ते रहे, तो ये बात है। तो एक बार ये हॉस्टल में आए। अब हॉस्टल में तो तब भी हॉस्टल वैसे ही थे कि सीनियर लोग परेशान करते थे, तो ग्वालियर के भी जो कॉलेज था उसमें सीनियर लोग, जो नया कोई आता था उसको भूत बन के, नया बच्चा कोई आता था उसको नकली भूत बनते थे। ये मुझे पता चल गया कि नकली भूत बनते थे, उसको डराते थे, वो सब करते थे, वो सब ड्रामा होता था। तो ये भगवान दास माहौर को पता था कि अरे यार, ये तो पंडित जी तो आ गए और ये बोल रहे हैं हम बाहर सोएंगे। तो उन्होंने बड़ी कोशिश की कि पंडित जी अंदर कमरे में सो। तो बोला अरे अंदर कमरे में क्या सोना, अंदर मच्छर काटेंगे भाई, हम तो बाहर ही सोएंगे। तो बाहर सोएंगे, तो ये बात थी, लेकिन मैंने थोड़ा सा इसको एलेबरेट करके स्क्रीन प्ले बना के थोड़ा सा और उस टाइप का करा। और बाकी आप इस प्ले को देखेंगी, उसके वीडियो मिलेंगे, तो जो उसका काम किया है वो डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी का है, कि किस तरह से जी भूत आते हैं स्टेज पर, किस तरह से डराते हैं। एक बंदा है, उसको किस तरह से परेशान करते हैं, वो भागकर पंडित जी के पास जाता है, और पंडित जी जो लोटा रखा रहता है उसमें, जो लोटा रहता है ना, लोटा और साफी, उसमें पत्थर भर के जो भगाते हैं। और उस घटना के बाद ही लेकिन फिर इन लोगों को जगह बदलनी पड़ी। फिर उसके अच्छा बाद ही और सारी चीजें हैं कि हाँ भगवान दास माहौर को अलग रहना पड़ा ग्वालियर में ही, और गजानन पोद्दार को कहीं और रहना पड़ा, खाने का अरेंजमेंट किसी और ने किया, वो सारी चीज थी पूरी इनकी। तो उसका जी जिक्र है किताब में, बड़ी इंटरेस्टेड है जी। पवन जी, जब एक कृति को पुरस्कार मिल जाता है, जब एक लेखक को पुरस्कार मिल जाता है, तो उसकी जिम्मेदारी बढ़ जाती है। आपको नरेश मेहता पुरस्कार, महादेवी वर्मा स्मृति सम्मान जैसे प्रतिष्ठित पुरस्कार इस किताब के लिए मिले। इसके बाद आपकी भविष्य की परियोजनाएं किस तरीके से रूप लेंगी? भविष्य की गर्त में क्या पल रहा है ये तो किसी को पता नहीं होता, लेकिन फिर भी कल्पनाएं तो बहुत सारी हैं। और चंबल के शौर्य ने वैसे मुझे कल्पना से परे दिया है। हर दिन मुझे खुशी होती है इस बात की कि चंबल की पहचान लोगों को नजर आने लगी है। मेरा आगे भी यही प्लान है कि जो गुमनामी लोग हैं, वो चाहे किसी भी शहर में हो, मैं यहाँ भी चर्चा करता हूँ मुंबई में भी, कि अगर ऐसे कोई शख्स हैं तो उनके नाम पर आप कुछ लिखें, उनके नाम पर कुछ प्रतियोगिता करवाएं, कंपटीशन करवाएं, स्कूल में फंक्शन करें, ताकि उस शख्स को लोग याद करें, और उनके नाम पर हम प्रपोजल रखें कि भैया, हम कहें गवर्नमेंट से कि उनके नाम का आप चौराहा बनाइए, उनके नाम की सड़क बनाइए, ताकि उनको याद किया जाए। वो नींव के पत्थर हैं, उन्हें हम याद करें, ताकि इतिहास को जो भुला देता है वो पीढ़ी फिर अक्सर बहुत ही परेशानी में पड़ती है। तो मैं नहीं चाहता कि इतिहास को भुलाया जाए, तो इतिहास को याद करना चाहिए, सम्मान करना चाहिए, ताकि आप जब इतिहास बने आपको भी लोग याद करें। ये मेरी सोच है। बहुत बातें आपकी वाकई सोचने पे मजबूर करती हैं कि हम जो अपने निजी जीवन में किन लोगों के प्रति ध्यान दे रहे हैं। क्या हम रटंत तोते की तरह सिर्फ उन्हें ही याद करते जा रहे हैं जिसके बारे में एक प्रचलित साहित्य मौजूद है, या फिर सच में एक शोध परक प्रवृत्ति अपनाकर उनको भी खोज रहे हैं जिनकी चर्चा नहीं होती, या फिर जो लोग अंतर्मुखी हैं पर जिनका योगदान बहुत ज्यादा है। जाहिर सही बात है, हमारा ये कर्तव्य बनता है कि हम ऐसे लोगों में, और उसमें मेरे दिमाग में वे लोग भी आते हैं, वे क्रांतिकारी भी आते हैं, जिन्होंने पेंशन नहीं ली, जिन्होंने स्वतंत्रता संग्राम के बाद पेंशन नहीं ली। क्योंकि हम देखें, मेरे खुद दादाजी वो व्यक्ति थे, मेरी दादी, परदादी, परदादा, उन लोगों ने भी पेंशन नहीं ली थी, और मुझे आपसे ये प्रेरणा मिलती है कि मुझे उनके बारे में और
शोध करना चाहिए, उनके एडवेंचर के बारे में कुछ तो लिखना चाहिए। कम से कम जब तक वो स्मृति में है, उनके बच्चों के, उनके नाती-पोतों की स्मृति में है, इस चीज़ को दर्ज कर लिया जाना चाहिए। ये प्रेरणा मुझे आपसे मिलती है। आपसे मेरा अगला सवाल है कि इस तरीके के जो प्रयोजन होते हैं, गुमनाम लोगों के बारे में सहेजना और चाहे वो किसी भी फ़ील्ड से हो, नाटक और सिनेमा, इसकी क्या भूमिका होती है इसको सहेजने में? क्योंकि नाटक और सिनेमा को मुनाफ़ा भी करना है और उसको कई बार उसपे पीयर प्रेशर रहता है, प्रचलित चीज़ों के ऊपर ज़्यादा काम करने का। तो नाटक और सिनेमा की भूमिका के बारे में बताएँ। देखिए, सबसे पहली बात तो हर जगह पहुंचाने का माध्यम यही है कि हम सिनेमा के माध्यम से, नाटक के माध्यम से कहें कोई बात, तो वो लोगों की समझ में बहुत जल्दी आती है और लोग उस पर अगर प्रॉपर ढंग से बनाया जाए तो विश्वास करते हैं। आपको शोध तो करना ही पड़ता है, आपको रिसर्च करनी पड़ती है, लोगों से मिलना ही पड़ता है। एक बार नहीं, कई बार उनके मिन्नतें करनी पड़ती हैं। वो कहते हैं इससे मिलेगा क्या? कुछ लोग बोलते हैं कि इसमें टाइम वेस्ट क्यों कर रहे हो? जैसे मैं कुछ किरदारों से मिलने गया कब, तो उनके परिवार वालों ने बहुत सारी चीज़ कही कि वो लोग आप हमें क्या देंगे? उसके बदले में हमें देंगे क्या? हम क्यों पुरानी चीज़ आपको बताएँ? उस समय फ़ायदा क्या होगा? लोग आते हैं और अपने फ़ायदे की चीज़ लेके चले जाते हैं। मैंने कहा नहीं, आपका उत्तरदायित्व है अपने बुजुर्गों के, अपने परिवार वालों के। कई लोगों से मैंने बोला वहाँ पर, मैंने कहा आपने इतना बड़ा शोरूम बना लिया। यहाँ पर एक चाय का ठेला लगता था उनका, जिन्होंने क्रांतिकारी थे और चाय का ठेला वो लगाते थे कि इस वजह से कि वहाँ पे लोग इकट्ठे हों, वो बहाना था। उस जगह पे आपने इतना बड़ा शोरूम बना लिया। उन दादाजी का, परदादाजी का फ़ोटो तो लगाओ कम से कम, ताकि लोग समझें तो। और ये है वहाँ पे वो जो हमारे लश्कर में एक जगह है, सिंधे की छावनी में, एक बहुत बड़े नाम था उनका, मैं ज़िक्र करूँगा। वो वो किस मामले में फ़ेमस थे? बम बनाते थे वो, बोतल बम के नाम से फ़ेमस थे वो। और जस्सा पहलवान थे वो सियालकोट में, जस्सा पहलवान सियालकोट में। और मतलब उनको केवल इसीलिए इस्तेमाल करते क्रांतिकारी कि मतलब ये आदमी तो बिल्कुल जुनूनी आदमी है। और जब देश आज़ाद हुआ 47 में और पार्टीशन हुआ, तब उन्हें पता लगा मैंने ज़िंदगी में किया क्या? क्योंकि जब जेल से वापस आए तो उन्हें कुछ नहीं मिला, घर-परिवार भी उनको लुट चुका था। तो आते-आते वो ग्वालियर आए, ग्वालियर में उन्होंने 79 या देश आज़ाद हुआ उसके 20-25 साल तक चाय बेची थी। चाय वाला के नाम से फ़ेमस थे वो। चाय वाला के नाम से लोग जानते थे उन्हें, आप ये देखिए। और चाय वाला के नाम से जानते थे, जब तब क्या, जब वहाँ पे स्वतंत्रता सेनानियों का एक सम्मेलन हुआ आर्य समाज मंदिर में, तो उन्होंने कहा कि यहाँ पे हमारे कोई जस्सा पहलवान है, कोई है यहाँ पे? बोला नहीं, यहाँ पर तो कोई नहीं है। आप ये देखिए। और वो हाइटेड आदमी, लंबा आदमी, क्योंकि पंजाबी आदमी था। जब उन्होंने जो आए थे, उन्होंने तलाशना शुरू किया, 3 दिन तक उन्होंने तलाशा। निश्चित बात है उनका स्वतंत्रता सेनानी मिल जाता, उनका पुराना यार मिल जाता, नहीं मिला। तीसरे दिन जाते वक़्त वो बंदा चाय लेके उनके सामने आ रहा है, तो रो पड़े। बोला यार देश की क्या दुर्दशा है यार, ये हाल है। तो उन्होंने पूछा तुमने बताया क्यों नहीं यहाँ पे? बोला किसको बताता है, वो सब कागज मांगते हैं। तो बोला अब जाके एहसास हुआ कि जेल आने के फायदे कायदे कागज पे निर्भर करते हैं। कई लोग ऐसे थे जिन जिन आ गए, जेल गए, कितनी बार गए, उनका कोई रिकॉर्ड ही नहीं बेचारों का। और वो कह ही नहीं सकते, तो कहाँ से क्रांतिकारी होंगे, कहाँ से वो देशभक्त होंगे? तो ये बड़ा दुखद विषय है कि हमारे यहाँ अभी भी कागज मांगे जाते हैं और कागज उनके पास नहीं थे। और कुछ लोग ऐसे हैं जिनके पास केवल कागज हैं, केवल कागज हैं, उन्होंने कुछ नहीं किया, लेकिन कागजों की दम पर कहाँ से कागज बने ईश्वर जाने। आज वो कहाँ-कहाँ पहुंचे हुए हैं, वो कहना इस मंच पे जरूरी नहीं है। तो जिसका जिसको जी। हक है वो मिलना चाहिए। सवाल जवाब के सिलसिले में मेरा आपसे अब आखिरी सवाल है, उसके बाद हम मुड़ेंगे अपने सभी अन्य अतिथि गणों में जो यहाँ पर आज आप ही को सेलिब्रेट करने और जिस किताब को सेलिब्रेट करने जुड़े हैं। बतौर लेखक, पाठक और दर्शक से अभी जो ये श्रोता हमारे जुड़ रहे हैं और जो पाठकगण जो इस किताब को लेंगे, चंबल का शौर्य को जो भी लेंगे, उनसे आपकी क्या आशाएँ हैं? सबसे पहले तो मैं प्रतिनिधित्व अभी कर रहा हूँ उन लेखकों का, हिंदी वाले लेखकों का, जो किताब
छप्पा तो लेते हैं। अब इसमें क्या है, मैंने एक बात देखी है, कुछ लोग जैसे रिटायर्ड होते हैं ना, तो वो तो शौकिया लोग होते हैं। वो मैंने देखा, शौकिया लोग हैं तो वो किताब छपवाते हैं, उन्हें कोई घाटा नहीं होता। लेकिन हम जैसे लोग जिनका प्रोफेशनली यही है, किताब छपवा लेते हैं और उसके बाद नहीं बोल पाते, तो ये कई किताब तो हमारी विमोचन में चली जाती हैं। उसकी प्रिंटिंग कॉस्ट भी नहीं आती। और कई लोग वैसे ही पढ़ने की कोशिश करते हैं कि दीजिए पवन जी कैसी किताबें दिखाएं, तो फिर मुझे बोलना पड़ता है भाई प्रिंटिंग कॉस्ट का ख्याल रखा जाए। तो इसके लिए हमने इसको प्लेटफॉर्म पर डाला, अमेजोन पर है, ये फ्लिपकार्ट पर भी जा रही है, एक अनूठा.com है उस पर भी है, और गूगल.com, गूगल बुक पर भी है। तो हमने सोशल प्लेटफॉर्म पर भी डाल रखा है इसको। और उसके बाद भी अगर दर्शक, देखिए अगर नहीं कहूंगा, जिम्मेदारी है सबकी, इस किताब को प्रमोट करना, इस किताब का प्रचार प्रसार करना सबकी जिम्मेदारी है। आपका ये प्रोत्साहन ही मुझ जैसे राइटर को और भी किताब लिखने की प्रेरणा देगा। मैं आगे भी लिखूंगा। और लेकिन लिखना तो है मुझे, ये तो मेरी जिद है मेरी, ऐसी किताबें और भी लिखना है मुझे। और बस यही चाहूंगा कि हिंदी की किताब आज वक्त की मांग है, खरीद के पढ़ी जाए, हाँ, किताब खरीद के पढ़ी जाए। सही जी। बात है। और खासकर मैं यहाँ पर सभी दर्शक श्रोता जो इस कार्यक्रम को सुन रहे हैं उनसे भी कहूंगी, किताब अमेज़न पे उपलब्ध है। आप ज़रूर इसे मँगाएँ। उस उन गुमनाम क्रांतिकारियों के सम्मान में इसे मँगाएँ, जिनके बारे में कभी किसी ने कुछ भी नहीं किया, और ये हमारी नैतिक सामूहिक ज़िम्मेदारी बनती है कि हम उन्हें गाहे-बगाहे अपने दिल से श्रद्धांजलि अर्पित करते रहें। तो बहुत-बहुत स्वागत हमने किया प्रज्ञा जी, पवन। यहाँ एक बात जोड़ना चाहूंगा। इस किताब से मेरे अकाउंट में जो पैसा आएगा, उसका उसका कुछ परसेंट मैं एक जगह रखूंगा। मैं भी एक मातृवेदी की तरह स्थापना करूंगा एक चीज की, पैसा उसमें इकट्ठा करूंगा, कुछ अपनी पॉकेट से एक्स्ट्रा आएगा वो डालूंगा। और साल में एक बार कहीं पर भी मुझे कोई गुमनामी क्रांतिकारी या स्वतंत्रता सेनानी की इंफॉर्मेशन मिलेगी, सूचना मिलेगी, मैं रिसर्च करूंगा, तो उसके नाम का मैं प्रोग्राम करूंगा। चाहे वो बच्चों के लिए कंपटीशन हो, बच्चों से रिलेटेड जोड़ूं उस चीज को, ताकि जी, उनको लोग याद करें, जी, उनको वो बहुत। सम्मान मिले। ये जी, कोशिश मैं बिल्कुल। करूंगा। या और आपके इस इनिशिएटिव में मैं शद्दल रेडियो से हमेशा जुड़ी रहूँगी, और जो भी संसाधन यहाँ से हमारी तरफ से उपलब्ध होने का प्रयास रहेगा, साथ रहेंगे हम उससे। शद्दल रेडियो आपके साथ हमेशा जुड़ा रहेगा उस चीज़ में। जी। तो अब आइए हम चलते हैं, बातचीत का सिलसिला आगे बढ़ाते हुए मैं आग्रह करूँगी हमारे अतिथिगण अ, पवन सक्सेना जी के साथ में हैं। सुषमा जी जुड़ी हैं, डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जुड़े हैं। आपसे आग्रह है आप अपना वीडियो ऑन करें। नमस्ते सुषमा जी। और हमारे साथ जुड़े हैं डॉक्टर डॉक्टर हिमांशु, हिमांशु द्विवेदी। जो जो इस प्ले के डायरेक्टर हैं। और वो आपको वीडियो अच्छा कुछ। आपकी तरफ से शायद बंद है, एक बार चेक कीजिए। आस्क टू स्टार्ट वीडियो, मैंने आपसे वीडियो स्टार्ट करने कहा, और अभिजीत जी आस्क टू स्टार्ट वीडियो। बहुत बहुत स्वागत आप सभी का। अभिजीत जी, मैंने आपको भी आग्रह किया है, वीडियो स्टार्ट किया है। बहुत बहुत नमस्कार। शदल रेडियो के मंच पर आप सबका स्वागत है। धन्यवाद। जी, तो अब मैं आग्रह करूँगी एक-एक कर हमारे सभी प्रिय अतिथि जनों से कि हमारे आज के जो अतिथि हैं पवन सक्सेना जी, उनके बारे में आप ज़रूर बातें करें, और अपनी तरफ से कैसे चंबल का शौर्य आपको प्रभावित करता है और आप इससे कैसे जुड़े हैं, इसके बारे में आप बात करें। बहुत स्वागत सुषमा जी। जी, नमस्कार। मैं तो पवन जी को कलाकार के रूप में मिली थी, वो जब मुझसे मिले थे एक नाटक में, लेकिन उस उनमें इतनी बड़ी कला लेखनी की छिपी है, ये तो मुझे बाद में पता चला। और मैंने उनकी बुक एक्चुअली आधी ही पढ़ी हूँ, क्योंकि मुझे भी, जैसे मैंने कहा कि मैं एक्ट्रेस हूँ, तो प्रोफेशन में थी, उसी में बिजी थी। लेकिन अब जब मेरा एक्सीडेंट हुआ है एक्चुअली एक बीच में, तो अभी मैंने उनकी बुक शुरुआत की है और मैं पढ़ रही हूँ उनकी बुक। और मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, क्योंकि इतना सिंपल और नाटक रूप में उन्होंने लिखा है। और मेरी इच्छा है कि जैसे आषाढ़ का एक दिन की बुक इतनी बिकती है, वैसे ही इनकी नाटक और इनका बहुत फेमस हो, और बुक्स भी उनकी वैसे ही फेमस हो। विश यू ऑल द बेस्ट।
प्रज्ञा जी आपका माइक म्यूट है। प्रज्ञा जी आपका माइक म्यूट है। जी, जी, बहुत-बहुत धन्यवाद। हाँ, तो अब हो जाता है, तकनीक में क्या करेंगे, सब होता रहता है। थैंक यू सो मच हिमांशु जी, अभिजीत जी। सुषमा जी को अभी-अभी हमने सुना और उन्होंने हमें बताया कि किस तरीके से, तो आपके लिए तो पहले, सबसे पहले स्वास्थ्य के लिए सबसे शुभकामनाएँ हैं, सुषमा जी। धन्यवाद। और मैं सुषमा जी को बहुत धन्यवाद देती हूँ कि आपने समय निकाला शद्दल रेडियो मंच पर आज चंबल का शौर्य किताब के ऊपर अपनी बात करने के लिए आप आईं। और इसी के साथ हम बढ़ते हैं डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी की तरफ। नमस्कार, स्वागत है डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। नमस्कार मैम। नमस्कार प्रज्ञा जी। नमस्कार पवन जी, सुषमा जी, अभिजीत। नमस्कार सभी को। और आपके रेडियो के माध्यम से सभी जितने श्रोतागण दर्शक वृंद जुड़े हुए हैं उन सभी को नमस्कार। और जैसा कि मालूम है, आप सभी को विदित है कि ये आज के कार्यक्रम की जो रूपरेखा है और सारा जो क्रियान्वयन और उद्देश्य है, ये चंबल के शौर्य पटकथा को लेकर रचा गया है। और निश्चित रूप से इसके लेखनी के प्रारंभिक चरण से लेकर इसके निर्माण की प्रक्रिया तक मैं इसका साक्षी रहा हूं, तो मैं अपने आप को गौरवान्वित महसूस कर रहा हूं। और सबसे बड़ी बात यह है कि इसके पूरे चरण को अगर मैं रिकॉल करूं तो ग्वालियर के आदरणीय अतुल अधोलिया जी भाई साहब और पवन जी इसी विभाग में, जहां जिस कक्ष में मैं अभी बैठा हुआ हूँ, एक तस्वीर भी वो आपको दिखाएंगे। और ये आग्रह था कि इस तरह का एक नाटक रचा गया है जिसका पूरा रूप का क्रियान्वयन ये है। जैसा पवन जी ने बताया कि अक्सर जो हिंदुस्तान की आजादी में हम चुनिंदा क्रांतिकारियों के नाम जानते हैं या हमें पाठ्यक्रम में पढ़ाया गया या हम उनके बारे में जान रहे हैं, लेकिन ऐसे भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं जिनको हम आज याद नहीं रखते या नहीं जानते, उनके बारे में कभी जिक्र नहीं किया गया। विशेष रूप से इसमें हमारा जो भारत की सरकार है आज की, या हमारा मध्य प्रदेश शासन है, उनकी जो योजनाएं, जैसे अभी स्वाधीनता वर्ष का जो पिछले साल चला, जिसमें मैंने कई नाटक किए, जिसमें एक बुंदेलखंड विद्रोह भी था, इसी तरह का एक नाटक था जिसमें बुंदेलखंड के अंचल के जो सूरवीर थे, उनके जो भूले बिसरे क्रांतिकारी थे, उनका वर्णन था। तो इसी रूपरेखा को लेके पवन जी, आदरणीय अतुल अधोलिया जी भाई साहब आए कि जो भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं उनके बारे में एक नाटक हो। तो पवन जी ने बहुत उत्कृष्ट राइटिंग लिखी, और जैसा कि हम सब जानते हैं कि पवन जी एक लंबे अरसे से फिल्म लेखन, स्क्रिप्ट राइटिंग या सीरियल्स और उनके लेके काम करते हैं, तो नाटक भी लगभग उसी फॉर्मेट में था। और जिसको सिनेमा की दृष्टि में कहें तो जिंक्स, और उसको कहें कि एक लघु दृश्य और सीनिक पटकथाएं, इस रूप में बड़ा प्रभावी था। मतलब अगर उसके ऊपर निश्चित रूप से अभी एक फिल्म बनाई जाए तो अद्भुत फिल्म का दृश्यांकन है, उसमें कुछ काट झाट करने की जरूरत ही नहीं। लेकिन चूंकि नाटक के विद्यार्थी होते हैं तो ड्रामा में एक दृश्य की एक सस्टेनेबिलिटी होना चाहिए। मतलब एक दृश्य का प्रॉपर बिगिनिंग हो, पहले तो नाटक का ही बिगिनिंग, मिडिल और एंड हो, फिर दृश्य का भी एक पर्टिकुलर एक बिगिनिंग, मिडिल, एंड हो, उसके यूनिट सब यूनिट आपस में जुड़े। एक नाटक प्रारंभिक अवस्था में पूर्व रंग या उस वहां से शुरू हो, फिर बीच में वो अपने कथ्य को समेटते हुए चीजों को बात कहे, और फिर लास्ट में उसका एक एंड हो, मैसेज हो, जो भी हम कहना चाह रहे हैं अपने दर्शकों को, वो सब निर्धारित हो। तो कहीं ना कहीं मुझे समस्या उत्पन्न हो रही थी निर्देशकों की। दृश्य बड़ी जबरदस्त थी, लेकिन दृश्यों का जो टाइम ड्यूरेशन थी बड़ी छोटी थी। मतलब एक जैसे हम फिल्म में तो दिखा सकते हैं कि एक सीन हुआ, फिर उसके बाद दूसरा सीन कट ऑफ, यहाँ चला गया, वहां चला गया। नाटक में इतनी जल्दी नहीं हो सकता था। तो मैं बार बार पवन जी को परेशान भी करता था, मैं कहा सर इसमें ये चाहिए इस ढंग से। तो बड़ा एक रोचक दृष्टांत ये रहा कि पवन जी ने तात्कालिक वो दृश्य लिखे और तात्कालिक उन दृश्यों में निर्देशक के रिगार्डिंग एक परिवर्तन भी किए। तो कहीं ना कहीं इसमें मैं भी, लेखक भी, और जो हमारे एक्टर्स हैं, जो ट्रेनिंग ले रहे हैं बच्चे, वो भी एक प्रोसेस में बहुत अच्छे से जुड़े कि किसी नाटक की रचना प्रक्रिया, एक तो नाटक पठन के दृष्टि से लिखा जाए तब, और जब उसका मंचीय दृष्टिकोण हो तो क्या क्या समस्याएं आती हैं और कैसे हम उसको बदलते हैं। तो इस पूरी प्रक्रिया में हमारे बच्चे गुजरे। जैसा कि सुषमा जी ने अभी कहा कि मोहन राकेश की तरह ये नाटक बिल्कुल बिके, हम सबकी दुआएं हैं। लेकिन आप देखेंगे मोहन राकेश की भी जो नाट्य लेखनी है, आधे अधूरे को हम पढ़े तो यही है कि
सावित्री आई, उसने बैग रखा और बैग रखने के बाद फिर वो डायलॉग बोलती है, या फिर आषाढ़ का एक दिन में जो दंतुल है या मातुल आते हैं, हरिण शावक को कालिदास ने पकड़ रखा है, उसके बाद दृश्यबिंब हो रहा है। तो कहीं ना कहीं उससे पहले जितने नाटक लिखे गए, मोहन राकेश से पहले जितने भी नाटकों की रचना की गई, वो पठन की दृष्टि से है और उनको मंचन में हमें निर्देशक अपने अपने ढंग से प्रयोग करता है। लेकिन मोहन राकेश जी मंचन के ही दृष्टि से लिख रहे हैं कि नाटक ऐसे मंचित किया जा सकता है, अगर कोई साधारण भी है तो उस पर डायरेक्टोरियल एक प्रोसेस भी दिख रहा है। तो कहीं ना कहीं इस नाटक में दोनों रूप आए। पहले वो रूप आया कि पठन की दृष्टि से हमारे बिंब को पैदा करता है, उसके भावों को हम जानते हैं, और दूसरे स्तर पर उसकी प्रोडक्शन प्रोसेस को भी हमने समझा, प्रॉपर बिगनिंग, मिडिल, एंड, और उसमें नए कंटेंट को जोड़ना। फिर ये लगा कि अब नाटक, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाटक है और अगर आप इसके हिसाब से नाटक डिजाइन करें तो 4 घंटे का नाटक होता, जी तो 4 घंटे कौन देखेगा? तो उस हिसाब से कई दृश्य को आपस में जोड़ा गया, कई दृश्यों को कट कर दिया गया, इस सीन की जरूरत नहीं है तो कहां पर हम ऐसा जहां पर खत्म करें कि मैसेज आ जाए, या किस दृश्य को हम एक डांस के माध्यम से भी दिखा सकते हैं कि गणेश चतुर्थी का अवसर हुआ, उस माध्यम से क्रांतिकारी कैसे पर्चे बांटते थे और बम बनाते थे। अगर वो नाटक का दृश्य बनाए तो कम से कम 1 घंटे का बनेगा, और वैसे 3 मिनट के जी बिल्कुल। का पूरा एक सीन के कहीं ना कहीं ये नाटक एक पूरी रचना प्रक्रिया को लेकर रचा गया। और सबसे बड़ी बात इसमें यही है कि चंबल जो हम डकैत या बागियों के नाम से जानते हैं, वास्तव में इसका दूसरा पक्ष ये है कि चंबल की इस धरा से अनेकों क्रांतिकारी, अनेकों स्वावलंबी व्यक्तित्व के धनी यहाँ से निकले हुए हैं। लेकिन चूंकि कहते हैं ना कि एक चीज का प्रभाव किसी चीज का ज्यादा हो जाता है, तो हम बस उसी पक्ष के रिगार्डिंग उस चीज को देखने लगते हैं। हम जैसे रावण रावण की बात करें तो रावण में बहुत बुराइयां थी, उसको हम एक ही पक्ष में जानते हैं, दुराचारी था, दुराग्रही था, सारे उसमें अवगुण थे। लेकिन अगर उसके दूसरे पक्ष को देखें तो बहुत प्रकांड विद्वान भी था, बहुत इंटेलेक्चुअल आदमी था, बहुत शक्तिशाली था। तो कहीं ना कहीं उसका दूसरा पक्ष भी है। इसी तरह से चंबल के जो नकारात्मक पक्ष है उसको सिनेमा ने, अब चंबल का अगर सिनेमा आप देखें तो घोड़े दौड़ रहे हैं और डकैत दौड़ रहे हैं। अरे चंबल में आदमी का चलना मुश्किल होता है, घोड़े दौड़ना तो बहुत मुश्किल की बात होती है। ऐसी ऐसी माटी नहीं है, ऊपर नीचे मिट्टी जैसे पहाड़ होते हैं। तो उस धरा का जो रिप्रेजेंटेशन है बेसिकली वो बिल्कुल अलग ढंग से किया गया, जबकि वास्तविक स्वरूप को हमने कहीं ना कहीं इग्नोर किया गया। तो इस नाटक के माध्यम से जो भूले बिसरे क्रांतिकारी हैं और चंबल की एक्चुअल जो स्थिति है और जो उसका भौगोलिक परिप्रेक्ष्य है, ऐतिहासिक, राजनीतिक, सामाजिक, सांस्कृतिक जो परिप्रेक्ष्य है, उसको रेखांकित करता है ये नाटक। तो इसके लिए मैं पुनः पवन जी को और आपको सबको बधाई देता हूँ। साथ में मैं अपने विद्यार्थियों, अपने विभाग, नाटक एवं रंगमंच संकाय, राजा मान सिंह तोमर संगीत एवं कला विश्वविद्यालय परिवार की तरफ से भी पुनः बधाई देता हूं। और हम भी अपने आप को बहुत सौभाग्यशाली महसूस करते हैं कि इस नाटक का हिस्सा है और मेरे खाते में एक बड़ा काम हो गया है। इसका पहला निर्देशन मैंने किया, तो खुशी होती है, प्रसन्नता होती है। बहुत बहुत धन्यवाद, पुनः बहुत शुभकामनाएं। हमारे साथ बात कर रहे थे डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी। आपने चंबल का शौर्य इस नाटक का निर्देशन किया, इसका सफल मंचन हो चुका है। और जहां तक मैंने हिंदी साहित्य में पढ़ा है कि नाटक वही सफल माना जाता है जिसका मंचन हो जाए। तो इस सफलता के लिए भी पवन जी को बहुत-बहुत शुभकामनाएं। और जिस प्रकार आपने एक ऐसा नाटक लिखा जिसका मंचन भी आसान है और जिसे कहानी की तरह समझना आसान है, दोनों ही बातें जिसमें मौजूद हैं, उसके लिए आप वाकई धन्यवाद के पात्र हैं। अब हमारे साथ यहाँ मौजूद हैं अभिजीत जी। मैं अभिजीत जी को स्पॉटलाइट पे लेते हुए आपका बहुत-बहुत स्वागत करती हूँ और आपसे आग्रह करती हूँ कि आप पवन सक्सेना जी के बारे में और साथ ही साथ इस किताब के बारे में और किस तरीके से आपकी यात्रा चंबल का शौर्य से जुड़ी रही और खासा अपने लुक के भी बारे में थोड़ा बात करें। बहुत बहुत धन्यवाद प्रज्ञा जी। एम आई ऑडिबल? यस, यू आर ऑडिबल। बहुत बहुत धन्यवाद आपका, पवन जी का, हिमांशु सर का और आप आयोजक लोगों का कि आपने मुझे आज यहाँ पर जोड़ा। लेकिन इसके लिए कारणीभूत जो है वो ये स्क्रिप्ट, ये नाटक है।
तो मैं और ज्यादा क्रेडिट जो है ये पवन जी को और हिमांशु सर को देना चाहूंगा कि मैं आज यहाँ पर अगर आप लोगों के साथ में इस विषय पर कुछ बोल पा रहा हूँ, तो इन दोनों ने मुझे यहाँ पर सिलेक्ट किया है इस नाटक में। जिस तरह सर ने भी अभी कहा या पवन सर ने भी अभी कहा कि जो एक दिमाग में इमेज बनी हुई है कि चंबल, तो सबसे पहला शब्द दूसरा आता है डाकू। तो ये जो है ये मतलब मेरे लिए तो बहुत ही ज्यादा दो तरह की विरोधी चीज रही कि ये काम मेरे लिए बहुत ज्यादा आसान भी रहा और बहुत ज्यादा मुश्किल भी रहा। चूंकि हिमांशु सर ने इसका डायरेक्शन किया तो उनके दिमाग में पूरी पिक्चर बनी हुई थी कि इसका प्रस्तुतिकरण क्या कैसा क्या करने का रहेगा। और पवन सर ने सारी चीजें बहुत रिसर्च करके बहुत मेहनत करके जो है मतलब कुछ चीजें हमें पता है और बहुत सारी चीजें जो है उनकी प्रॉब्लम्स हमें पता ही नहीं होंगी, तो उन्होंने पूरा रिसर्च करके वो चीज लिख ली थी। और इन दोनों ने मिलके यूनानिमसली मुझे वहां खड़ा कर दिया जो है गेंदालाल दीक्षित जी के रोल में। तो आज भगवान की कृपा है, कर्मधर्म संयोग है, कुछ अच्छे काम करे होंगे शायद नाटक की फील्ड में कि एक इतनी अच्छी किताब के कवर पेज पर आज मेरा चेहरा दिख रहा है। तो मैं फिर से डॉक्टर हिमांशु जी का और पवन सर का फिर से धन्यवाद देना चाहूंगा। रोल जो था ये बड़ा ही अच्छा था, जिसके बारे में मुझे भी मालूम ही नहीं था कि जो भगत सिंह के बारे में हमने सुना हुआ है, राजगुरु जी के बारे में सुना हुआ है कि जॉन सॉन्डर्स की हत्या करने की वजह से उन्हें फांसी दी गई थी, लेकिन ऐसे दिग्गज क्रांतिकारी के द्रोणाचार्य कौन होंगे, मतलब जो हमारे दिमाग में है, आज उनके बारे में हमें पता चला। तो इसके लिए इतना रिसर्च किया हिमांशु जी ने भी या फिर हमारे पवन सर ने पूरा लिखा, पूरे एविडेंसेस इन्होंने जमा करे होंगे कि यार भाई ये बात सही है या नहीं है, गेंदालाल जी कौन थे, गेंदालाल जी कैसे रहते होंगे। तो इसके लिए इन्होंने ये सारी चीजें करी। अब मेरे लिए ये रोल करना एक तरह से जो मैंने कहा कि बहुत आसान भी था और बहुत मुश्किल ये था कि सारा ब्रेन स्टॉर्मिंग जो था वो लेखक और दिग्दर्शक ने कर लिया था और उसके बाद में मुझे खड़ा कर दिया था। लेकिन मुझे ये चीज बहुत ज्यादा ध्यान रखनी थी कि अगर मैं कोई भी एक चीज ऐसी ना करूं कि जो कुछ भी गलत इम्पैक्ट ना दे उसका। तो इसके लिए मैं बार बार सर से भी पूछता रहता था कि क्या मैं ये कर रहा हूँ ये ठीक है। तो दृश्य संयोजन तक तो ठीक है, लेकिन जो मैं मेरे बोलने का तरीका है, जो एक कैरेक्टर की तैयारी रहती है कि वो चलते कैसे होंगे, वो कैसे रहे होंगे, क्योंकि इनके बारे में जैसे कहा कि ये गुमनाम क्रांतिकारी है, गुमनाम हीरो कहना चाहिए मुझे, तो इनके बारे में ऑनलाइन भी कोई बहुत ज्यादा जानकारी ऐसी अवेलेबल नहीं थी। हाँ, लेकिन एक बात का मैं यहाँ पर उल्लेख करना चाहूंगा जिसके बारे में शायद अभी बहुत ज्यादा बात हुई नहीं है, कि ये बहुत ही ज्यादा बहुत ही अच्छे सिस्टमैटिक व्यक्ति थे। अपने साथ में इन्होंने डाकुओं तक को काम करने के लिए तैयार कर लिया था। मेरा एक नाटक में डायलॉग था कि ये डाकू जो है ये उजड है, आक्रामक है, लेकिन इनकी आक्रामकता, इनकी उजड्डता और इनकी हिम्मत का अगर सही उपयोग किया जाए। अभिजीत तुम्हारा हाँ म्यूट हो गया था। कॉल आ गया था। तो ये चीज जो थी कि इतनी बड़ी बात जो है कि इस व्यक्ति ने कैसे डाइवर्ट किया होगा उनको, मानसिक तौर पर उनको तैयार किया होगा कि हाँ भाई ये मेरे साथ काम करे। और उनका एक बहुत अच्छा जो था कि वो हमेशा सिस्टमेटिक रहना पसंद करते थे। और इसका प्रस्तुतिकरण थोड़े से में किस तरह से किया जाए कि सिर्फ 3 घंटे के समय में, 3 घंटे का भी कंप्लीट नाटक नहीं था, लेकिन इस चीज को प्रस्तुत किस तरह से किया जाए। तो दृश्य संयोजन जो जैसे अभी सर ने बताया कि गाने भी हो रहे हैं लेकिन साथ में ये भी चीज डिलीवर हो रही है कि गेंदालाल जी ने किस तरह से लोगों को तैयार किया, तो उसको प्रस्तुत किस तरह से किया जाए। ये दोनों आपस में मतलब हिमांशु सर की और पवन सर की आपस में अंडरस्टैंडिंग इतनी बढ़िया थी कि ये तय कर लेते थे कि हाँ भाई ऐसा ऐसा है, इसे अगर ऐसा किया जाए तो इसका ऐसा होगा। और मुझे सिर्फ बता दिया कि अभिजीत तुम्हें ये करना है। तो मैं कहूंगा कि इसमें जो है मेहनत लेखक और दिग्दर्शक की बहुत ज्यादा थी, मेरे लिए मेहनत काफी कम थी। फिर भी मेरे दिमाग में एक टेंशन था कि यार भाई इतना अच्छा जो रोल है, कहीं भी मेरी तरफ से इसका गलत रिफ्लेक्शन ना हो कि जो इतने बड़े दिग्गज आदमी की आज एक जो प्रतिमा खड़ी होगी वो मेरी वजह से कुछ गलत ना हो। तो शायद कुछ हद तक मैं सफल रहा। इसके लिए मैं मतलब फिर से लेखक जी को और निर्देशक जी को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा कि कोइंसिडेंस है कि 26 साल से मैं ड्रामा की फील्ड में हूँ और इतने साल बाद मैं कोर्स करने के लिए यहाँ पर आया मानसिंह तोमर में, और सौभाग्य से उसी समय मेरी झोली में इतना अच्छा रोल गिरा। तो ये एक सौभाग्य की ही बात है। तो मैं फिर से पवन जी को भी धन्यवाद देना चाहूंगा, शतदल रेडियो को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा।
और हिमांशु सर को भी बहुत धन्यवाद देना चाहूंगा, जो इन लोगों ने मुझसे इतना अच्छा रोल करवा लिया। जो कैरेक्टर की प्रिपरेशन के लिए कई सारी चीजें रहती है, ये इन्होंने मुझे ओरली बता दी, रिटन में बता दी, समझा दिया, तो वो मुझे रोल करना बहुत आसान गया। लेकिन मेहनत थोड़ी बहुत लगी, ठीक है, फिर भी मैं क्रेडिट दूंगा इन्हीं लोगों को। बहुत बहुत धन्यवाद है और शुभकामनाएं हैं मेरी। बहुत बहुत धन्यवाद आपका वंस अगेन। सभी को एक बार फिर हम याद दिला दें, आप देख रहे हैं शतदल रेडियो और मैं प्रज्ञा मिश्र यहाँ जुड़ी हूँ चंबल के शौर्य के लेखक पवन सक्सेना जी से। और ये जो पूरी टीम हमारे साथ जुड़ी है यहाँ पर, हिमांशु द्विवेदी जी, हिमांशु द्विवेदी जी आप आ जाएं सामने, अपना वीडियो ओपन करें। ऑलमोस्ट हम कार्यक्रम के एंड पे पहुंच चुके हैं और अब इसी के साथ मैं यहाँ पर सभी को जो फेसबुक पर हमसे जुड़े और जो बाद में ये इसका जब शदल रेडियो के यूट्यूब पे जब हम ये डाल देंगे उस समय जो भी हमसे जुड़ेंगे, आप सभी इस किताब को जरूर खरीदें। और मैं यहाँ पे आग्रह करूंगी, आपके पास अगर किताब सामने है तो आप जरूर जरूर इस किताब को यहाँ पर लेकर के आए। तो ये इस तरीके से हम जिस किताब की चर्चा यहाँ कर रहे हैं, सभी से आग्रह है कि वो इसे ले। मैं एक प्रिंट स्क्रीन लेने की कोशिश यहाँ करती हूँ, जरा मुझे 1 मिनट जरा समय दीजिएगा। आई एम जस्ट टेकिंग वन प्रिंट स्क्रीन हियर। I just hope that I get to take one print screen. कुछ खराबी है, नहीं ले पा रही हूँ। I'll just try. ठीक है, मैं तो नहीं ले पा रही हूँ प्रिंट स्क्रीन। अगर आप मोबाइल से स्नैपशॉट ले सकते हैं क्या पवन जी? तो एक स्नैपशॉट ले लीजिए इस मोमेंट का मोबाइल से। एक मिनट में लेता हूँ। ओके, सो that's fine. That's absolutely fine. तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद। हम यहाँ पे प्रज्ञा जी, मैं कुछ बोलना चाहूंगा हाँ कि हाँ मैं अभी भी हमारी मतलब लेखक और निर्देशक के विचार कितने अच्छे मिल रहे हैं। जी ये जो चर्चा कर रहे थे कि किरदार के बारे में लिखने के लिए, सुषमा जी से पूछिए अगला प्रोजेक्ट मेरा क्या है, मैं किस पे काम कर रहा हूँ। जी जी सुषमा जी बताएं, अगला प्रोजेक्ट क्या है? बताएंगे। मैं रावण पे बताइए। अनम्यूट आप करें। म्यूट, अनम्यूट, आवाज नहीं आ रही। हाँ, ओके ओके। अब वो उनका अगला टॉपिक जो है वो रावण पे ही है कि वो उनकी सिर्फ बुराई जो दिख रही है समाज में और धार्मिक इसमें, वो दिखाना चाह रहे हैं कि उनके पॉजिटिव साइंस भी कितने अच्छे थे। पॉजिटिव साइड उनका बहुत अच्छा था, उस पर ही वो लिखने जा रहे हैं। उनका नया टॉपिक वही है और उस पर कब से चर्चा चल रही है, क्योंकि हम लोग एक संस्था से जुड़े हैं रामलीला के, उसमें कई किरदार और कई जानने वाले हैं, तो उनकी चर्चा कंटिन्यूसली चल रही है उस पर। तो बहुत मतलब अब ये देखिए कि मतलब एक अच्छा नाटक डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी के साथ होने वाला है जल्दी, भविष्य में बहुत ये है। खुशी की बात, बहुत मतलब खुशी एक की साथ बात। दोनों के विचार मिल रहे हैं, तो जी ये एक अच्छा बिल्कुल। नया कुछ होने वाला है। और दूसरी बात, आप लोग सब दुआ कीजिए, चंबल का शौर्य भी या तो फिल्म में आ रहा है या वेब सीरीज में जल्दी आने वाला है। क्या बात है। हाँ, तो वो सारे लोग भी जुड़ेंगे इसमें, तो मैं तो ये आपको भी फोकस यहाँ में। पर यहाँ पे बता दूं कि हमसे यहाँ फेसबुक पे जुड़े थे कुछ लोग यहाँ जो हमसे फेसबुक पे जुड़े थे, उन्होंने भी आपके लिए अच्छे कमेंट्स भेजे हैं। मैं जी उनके नाम यहाँ पे लेना चाहूंगी। जरूर। संजय दास जी ने तारीफ की है कि ऐसा मंच देखा जहाँ पर सार्थक परिचर्चा हो रही है, उन्होंने तारीफ की। और इसके साथ में ही आदिल जमशेद जी लिखते हैं कि दीवार के पीछे की हकीकत, ऐसी कोशिश काबिले मुबारकबाद है। देवेंद्र तोमर जी कहते हैं, डॉक्टर देवेंद्र तोमर जी प्रशंसा करते हैं कि ये बहुत वो मुरैना मध्य प्रदेश से हैं और वो आपकी प्रशंसा करते हैं, ये बहुत अच्छा काम है। और पुरुषोत्तम कुमार जी भी बहुत खुश हैं इस सार्थक संवाद के लिए। तो सभी की शुभकामनाएं फेसबुक पर भी आप सबको मिली हैं और ये शद्दल रेडियो की तरफ से मैं उम्मीद करती हूँ कि ये मुहिम सार्थक रहे। चंबल का शौर्य, जिस शौर्य की वो हकदार है इस किताब को, वो पूरा पूरा हक उसका मिले। और सभी को एक बार फिर यहाँ धन्यवाद करते हुए मैं
प्रज्ञा मिश्र इस कार्यक्रम को विराम की तरफ लेकर के जाती हूँ। 3 मिनट बचे हैं हमारे इस कार्यक्रम में। मैं एक बार फिर हमारे आज के अतिथि नाटककार, लेखक पवन सक्सेना जी को धन्यवाद देती हूँ। अभिजीत जी जो चंबल का शौर्य में जो मुख्य किरदार में थे, आपको धन्यवाद करती हूँ। सुषमा धन्यवाद आप जी सभी का। जी और हिमांशु द्विवेदी जी बहुत बहुत धन्यवाद। आपसे अलग अलग से एक बार आपकी जीवन यात्रा पे परिचर्चा हम भविष्य में रखना चाहेंगे शतदल रेडियो पर। आपका बहुत स्वागत रहेगा। जाते जाते मैं पवन सक्सेना जी से शतदल रेडियो के लिए 2 शब्द शुभकामना के बोलने का आग्रह करती हूँ। ये मंच निश्चित ही सांस्कृतिक साहित्यिक गतिविधियों का केंद्र बनने वाला है और एक माध्यम बनेगा जिससे हम अपनी बात कह सकेंगे। प्रज्ञा जी का जो अंदाज है बात करने का, जो वाक्पटुता है उनकी, वो निश्चित ही काबिले तारीफ है उनकी। बहुत बढ़िया बोलते हैं धन्यवाद। और मैं चाहूंगा कि ऐसे प्रोग्राम और बने और आए। सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। डॉक्टर हिमांशु द्विवेदी जी अभी भी काम कर रहे हैं, देखिए बेचारे, उसके बावजूद उन्होंने हमें समय दिया। और अभिजीत थैंक्स, सुषमा जी बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू। आप सब जुड़े। मैं चाह रहा था और भी परिवार शामिल होता अपना ड्रामे ग्रुप का, बच्चे और भी शायद बाहर हों पर वो बच्चे क्लास में है, मैं पेपर परीक्षा विभाग में हूँ। अभिजीत अच्छा। अगर क्लास में है तो मैं कहा नहीं, अभी घर पे है ये। हाँ सर मैं घर बच्चों पर को हूँ एक बार अभी। दिखा मेरी देता हूँ। अच्छा मेरी अच्छा बड़ी चलिए आप इच्छा है 2 क्लास मिनट होल्ड देखने की, कीजिए, देखिए। सभी को एक बार दिखा देता हूँ मैं। हाँ, सब लोग दिख जाए बच्चे तो थोड़ा सुकून मिलेगा मुझे भी। चलिए ठीक है, तो फिर मैं फोकस करती हूँ बच्चों सारे को बच्चे दिखाया यहाँ जाए। पे। हाँ, बस 1 मिनट में आपको मैं स्टूडियो थिएटर में जहाँ पर मंचित हुआ नाटक। सर अच्छा मैं भी अभी फाइन प्रिपरेशन और चंबल का असाइनमेंट में शौर्य लगा तो हुआ हूँ। हम जी जी। देखने चंबल का शौर्य जहाँ मंचित हुआ है, अब हम उस स्थान को देखने जा रहे हैं, है ना? जहाँ हाँ, सृजन हुआ है स्टूडियो में उसका, भी जिस जगह सृजन हुआ है, सृजन। सृजन जहाँ पे उसका सृजन हुआ है। अच्छा अच्छा, Exactly। ये क्या बात है। ये बच्चे लोग देखो। ये सभी अरे वाह, बैठे हुए हैं बहुत और बढ़िया। ऑनलाइन मीटिंग चल रही है। अरे वाह ये वाह वाह। ये क्या चंबल जगह के है? शौर, ये जगह कहाँ पर है? ये डिपार्टमेंट ऑफ ड्रामा एंड थिएटर, राजा मानसिंह तोमर म्यूजिक एंड आर्ट्स यूनिवर्सिटी ग्वालियर। क्या बात है, क्या बात है, क्या ये बात। सभी ये बच्चे, सारे इसमें बच्चे चंबल के शौर में कौन कौन था? आ एक बार आप सभी शुभकामनाएं दे दीजिए, चंबल के शौर पे ऑनलाइन डिस्कस चल रहा है। अमन, क्या बात। अरे रे रे रे। नमस्कार नमस्कार नमस्कार, क्या बात है। चंबल के शौर्य के सभी लोग जो जुड़े थे, सबको बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज बहुत ही सार्थक चर्चा हुई है और मैं हिमांशु द्विवेदी जी को सरप्राइज के लिए थैंक यू कहना चाहूंगी कि आपने इतना प्यारा सरप्राइज हमें दिया और हम इतनी अच्छी जगह के बारे में जान पाए, इसे देख पाए। और ये जो लाइव है फेसबुक में, जो भी देख रहा है इस पर्टिकुलर चित्र को, इस जगह को देख करके वो मोटिवेट होंगे और इस जगह से वो जुड़ने का प्रयास करेंगे। क्या बात है। बहुत बहुत शुभकामनाएं हिमांशु द्विवेदी जी, आपको एक बार फिर। थैंक यू सो मच मैम, थैंक यू सो मच। जी सभी को तो बहुत थैंक धन्यवाद। यू। इसी के थैंक यू। साथ हम कार्यक्रम का समापन करते हैं। तो सभी को बहुत बहुत नमस्कार और प्रज्ञा मिश्र का प्यार भरा नमस्कार यहाँ सभी को। धन्यवाद। धन्यवाद सभी का। धन्यवाद सभी का। जी।